हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आज आपको रस चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज हम इसका बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बीपीएससी में आपका बहुत ही ज़्यादा जो है रस चैप्टर से क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको ईजिली यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही कम समय में हम जल्दी से जल्दी सभी चीज़ों को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि क्या चीज़ें रस के अंदर आपको पढ़नी है। तो अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस आसानी से मिल सकें। अब यहाँ पे देखिए, मैं बात करूँ अगर तो क्वेश्चंस तो हम करेंगे और जितने भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ज़रूरी हैं वो सब मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फॉलो कीजिए और जितनी भी चीज़ें करवा रही हूँ ना, और जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ अपने टेलीग्राम पे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली निकलेगा और काफ़ी ज़रूरी है इस टाइम पे आपको प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस बिल्कुल भी ना छोड़ें। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोग देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, इससे मुझे पता नहीं चल पाता है कि मैं आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है या नहीं, मैं आगे कंटिन्यू इसको लेके आऊँ या नहीं। तो इसीलिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे और मुझे एक मोटिवेशन भी मिलती है, इससे खुशी मिलती है कि आप मेरी चीज़ों को पसंद कर पा रहे हैं, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। परिभाषा से यहाँ पे पहले क्वेश्चन है, विभाव किसे कहते हैं। क्वेश्चन देखिए भरपूर मात्रा में आपका, देखिए यहाँ पे बिहार प्राइमरी टीचर में आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, देख सकते हैं 2023 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। विभाव किसे कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्थायी भाव के उद्बोधक कारक को आपका क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। और विभाव आपके 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे, आलंबन और उद्दीपन। चलते हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे। जितने अच्छे से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप अच्छे से क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। तो पूरा रस चैप्टर आपको अच्छे से अभी समझ में आएगा अगले 1 घंटे में, ठीक है। 1 घंटे से कम ही लगेगा मुझे लगता है। देख लेते हैं कितना समय लगता है, लेकिन 1 घंटे के अंदर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप ज़रूर देखें। और जो जीके जीएस का 40 मार्क्स का मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ, पूरा ज्योग्राफी पूरा आपको अच्छे से करवाया है, साइंस करवाया है, जनरल साइंस, साथ ही एनसीईआरटी सीरीज़ भी मैं लेके चल रही हूँ। तो आप सब अच्छे से देख सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी जुड़ के आप जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप देख सकते हैं। तो विज़िट तो आप ही कीजिएगा, मैं आपको उसे प्रोवाइड करवा सकती हूँ। तो आप जाके वहाँ से विजिट कीजिए और चीज़ों को ग्रहण कीजिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। करुण रस यहाँ पूछा जा रहा है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शोक। सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। करुण का क्या होता है, शोक होता है। श्रृंगार का रति होता है। वात्सल्य का वत्सलता होता है। वीर का उत्साह होता है। वीर का उत्साह काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, वीवीआई क्वेश्चन है यहाँ पे ये आपका, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलते आगे, विभाव के 2 प्रकार कौन कौन से अभी भी मैंने आपको बताया। तो आलंबन और उद्दीपन होता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, अस्थाई भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं। तो स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका विभाव हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को हम विभाव कहते हैं और ये रस की उत्पत्ति के आधारभूत माने जाते हैं। 2 होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, रस के अवयवों की संख्या कितनी मानी गई है ये बताना है आपको। तो रस के अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। संचारी भाव को हम व्याभिचारी भाव भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव, ये 4 प्रकार के अव्यय आपके माने जाते हैं। अब हम यहाँ आगे चले तो उद्दीपन का कार्य कौन करता है, निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करेगा। तो देखिए, प्रेम पात्र की मधुर वाणी, भयानक वीर रौद, तो ये तो आपके सारे क्या है, स्थायी भाव हैं। तो ये सब तो आपके स्थायी भाव है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेम पात्र की मधुर वाणी ये जो है आपका उद्दीपन का कार्य करेगी। आगे चलते हैं, स्थायी भाव की अनुभूति के योग्य कौन बनाता है। अस्थायी भाव को अनुभूति करने योग्य कौन बनाता है, तो विभाव बनाता है, ठीक है। विभाव के कारण ही हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, जिसे हम विभाव कहते हैं। स्थायी भाव जो है वो एक कारण देता है विभाव को, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे,
जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भाव को उद्दीपन या जागृत करती हैं उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे ईजिली आपको समझ में अब आ जाएगा कि जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां, कोई भी परिस्थितियां हो सकती है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, जो स्थायी भावों को उद्दीपन करता है या जागृत करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विभाव कहते हैं। और विभाव यानी कि जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे मान लीजिए एक नायक है, एक नायिका है। तो नायिका जब जैसे मान लीजिए अगर नायिका मुस्कुराती है तो एक अच्छा भाव उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे विभाव हो गया, और उसके कारण जो उसके मन में जो भावना उत्पन्न होती है वो आपका अनुभाव हो जाता है। तो इस तरह से आप आगे देखेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलंबन कौन है। तो आलंबन कौन होता है, जो कारण बनता है। ठीक है, क्रोध जगाने का कारण कौन था, रावण था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आलंबन कौन हो जाएगा, रावण। उद्दीपक कौन हो जाएगा, राम, क्योंकि कौन इस आलंबन को लिया किसने, तो राम ने लिया। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका, कि आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो 8 मानी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और कौन कौन सा है वो इसको ध्यान से समझें। श्रृंगार, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, रति। करुण, इसका स्थायी भाव शोक होता है। वीर, उत्साह, विभत्स, जुगुप्सा या घृणा। हास्य का हास होता है। रौद्र का क्रोध होता है। भयानक का भय होता है। अद्भुत का आश्चर्य, विस्मय होता है। तो श्रृंगार, करुण, वीर, विभत्स, हास्य, रौद्र, भयानक और अद्भुत, ये सब क्या है, एक प्रकार का रस है। ये 8 रस जो है भरत मुनि ने माना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को हम क्या कहते हैं। देखिए, जो ऐसे कुछ भाव होते हैं जो हमेशा से मूल रूप से विद्यमान होते हैं, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। ये स्थायी होते हैं। ठीक है, संचारी भाव किसको कहते हैं, जो कुछ क्षण के लिए हमारे अंदर आता है। जैसे गुस्सा हो गया, बहुत कुछ क्षण के लिए हमारे अंदर आता है, फिर चला जाता है, संचार करते रहता है, इसे हम संचारी भाव कहते हैं। लेकिन स्थायी भाव क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं हृदय में हमेशा के लिए। तो ये आपको स्थायी भाव दिख रहे हैं, ये सभी आपके क्या है, स्थायी भाव है। साहित्य में रस का क्या अर्थ है। साहित्य में रस का क्या अर्थ है, तो साहित्य की मिठास है, रस का आनंद है, नहीं। फल का स्वाद है, बिल्कुल नहीं। साहित्य में मिलने वाली आनंदानुभूति है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी ऐसी मूवी को देख रहे हैं जो काफ़ी करुणापूर्ण है, तो आपको आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये क्या है, एक रस है जिससे आप उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं। तो यही इसके अंदर देखने को मिलता है, यही रस कहलाता है। आगे चलते हैं। सहृदय, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है। तो सहृदय किससे संबंधित होगा, रस से संबंधित है। और सहृदय सामाजिक तथा साधारणीकरण की अवधारणा रस संप्रदाय से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, सहृदय श्रोता या पाठक को कहा जाता है जो इसको ग्रहण कर रहा होता है। ठीक है, एक तरह से ग्राही हो जाते हैं। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। और यहाँ पे बताना है परिपक्व अवस्था कौन सा होता है, यानी मूलभूत से होता है वो स्थायी भाव। तो भाषा को समझते हुए क्वेश्चन के आंसर लगाने हैं, तो परिपक्व अवस्था में कौन हो जाएंगे, स्थायी भाव हो जाएंगे। आगे चलते हैं। स्थायी भाव की संख्या मानी जाती है, कितनी मानी जाती है, तो 9 मानी जाती है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 8 ही माना गया है, लेकिन एक और है, 9वां किसने माना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। उद्भट थे, आचार्य उद्भट, इन्होंने निर्वेद माना है, और निर्वेद को मिलाकर के 9वीं रस हो जाती है। 8 हमारा किसने माना है, तो यहाँ पे भरत मुनि ने माना है। ठीक है, भरत मुनि ने माना है, भरत मुनि ने 8 माना है। और उसके बाद जो है उद्भट ने 1 माना है निर्वेद। तो कुल मिला के ये 1 मिला के हमारा 9 रस यहाँ पे हो गया। आगे चलिए, और किसने क्या क्या इसमें मिलाते चले हैं, आगे ऐड होते गया है, इसको भी हम देखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, काव्यम रसात्मक काव्यम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपका काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये किसका है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विश्वनाथ का है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो यहाँ पे ये बताना है किसका उल्लेख नहीं है। तो विभाव भी है, अनुभाव भी है, संचारी भाव भी है। यहाँ पे स्थायी भाव नहीं है। स्थायी भाव का उल्लेख इन्होंने अपने रस सूत्र में नहीं किया है। इनका रस सूत्र क्या है? विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादि रस निष्पत्ति। ये इनके जो है सूत्र है। इसको आप याद कर लें। ये काफ़ी ज़्यादा आपके जो इंटरव्यू वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, लिख के भी देखने को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भरत मुनि के रस सूत्र का एक उत्तरकार नहीं है? ये बताना है। उत्तरकार कौन नहीं है? किसने उनके रस सूत्र का जो है उत्तर नहीं किया है? तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? क्षेमेंद्र। बाकी जो है भट्ट लोलट और शंकुक और अभिनव गुप्त, ये सब आपके इन्होंने इनका उत्तर किया है। सबने अलग अलग बताया है। जैसे आप देखें तो यहाँ पे देखिए, नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि के प्रसिद्ध सूत्र है जो विभावानुभाव व्याभिचारी संयोग आदि रस निष्पत्ति के प्रमुख व्याख्याकार कौन थे? भट्ट लोलट, 9वीं सदी में। फिर भट्ट शंकुक भी थे, उसके बाद भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, ये सब आपके माने जाते हैं। भट्ट लोलट का रस सिद्धांत है उत्पत्तिवाद, इसको भी ध्यान रखेंगे। काव्य शास्त्र में ये आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। भट्ट शंकुक का रस सिद्धांत है अनुमितिवाद। ठीक है। भट्ट लोलट का क्या है? मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। तो भट्ट लोलट का क्या है? उत्पत्तिवाद। ठीक है। भट्ट शंकुक का क्या है? अनुमितिवाद। और भट्ट नायक का क्या है? भुक्तिवाद। ठीक है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। और अभिनव गुप्त का क्या है? अभिव्यक्तिवाद। और क्षेमेंद्र का क्या है? औचित्य संप्रदाय। ये यहाँ से आपका लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपका इस तरह से बन सकता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो सभी यहाँ पे आपको दे दिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। आचार्य भरत के सूत्र का उत्तर करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की? तो अभी अभी हमने देखा है, तो यहाँ पे शंकुक हो जाएंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने क्या क्या कौन सा वाद किसने माना है? तो अनुमितिवाद, शंकुक, उत्पत्तिवाद, भट्ट लोलट, ये आप एकदम रट जाइए। भुक्तिवाद, भट्ट लायक, और अभिव्यक्तिवाद, अभिनव गुप्त। ठीक है। आगे चलते हैं। आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम क्या था? तो क्या हो जाएगा? अनुमितिवाद। शंकुक का क्या था? अनुमितिवाद। तो ये आपने देख लिया। आगे चलते हैं। चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पे हो जाएगा शंकुक। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह अनुमितिवाद के सिद्धांत पर आधारित है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है यहाँ पे रस संप्रदाय के प्रवर्तक। देखिए यहाँ पे परिभाषा से संबंधित अभी क्वेश्चन चल रहा है, जो रस संप्रदाय या रस से सूत्र से संबंधित जो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखिए रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो भरत मुनि यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब हम चलते हैं अनुभाव पे। यहाँ से देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं बीपीएससी में, तो इसको भी हम देखेंगे, सभी को अच्छे से समझेंगे। आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीपन होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो सिर्फ एक आप कीवर्ड याद रखिए, जो चेष्टाएं होती हैं वो आपके अनुभाव में होती है। देखिए विभाव क्या हुआ? जब आपके मन में कोई भाव जागृत हो गया, उसके बाद जब आप कुछ भी चेष्टा करते हैं, चाहे वो कायिक हो, वाचिक हो, यानी बोल कर या फिर शरीर के द्वारा, जैसे पसीना निकलना, ये भी सब आपका क्या है? अनुभव है। जो भी चेष्टाएं होती हैं वो सब क्या होते हैं? आपके अनुभव के अंदर आ जाता है। ठीक है। समझ में आ रहा होगा अब आपको। तो देखिए यहाँ पे कितने प्रकार के आपके सात्विक अनुभव होते हैं। ठीक है। कायिक मतलब देह यानी काया के द्वारा आप कोई अनुभव करते हैं। मानसिक अनुभव होता है एक, और एक आहार्य अनुभव होता है। तो इस प्रकार से 4 अनुभव आपके देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? अब ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे डीप चला गया, सात्विक अनुभव, लेकिन ये आपका पूछा जा सकता है। देख सकते हैं सभी टीचिंग एग्जाम में आपका पूछा गया है यहाँ पे। और सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। कौन कौन से? देखिए स्तंभ, स्वेद यानी पसीना, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्य, अश्रु और प्रलय। इस प्रकार से आपके ये अनुभव सात्विक अनुभव होते हैं, जिसमें आपका कोई बस नहीं है, जो आपके बस में नहीं है, सात्विक अनुभव कहलाते हैं। अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी अभी हमने देखा 4 होते हैं। ठीक है।
कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, ये 4 आपके अनुभाव होते हैं। आगे चलते हैं, देखिए व्याभिचारी और संचारी भाव पे आपका क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है। तो चेष्टा किस में होता है? अनुभाव में होता है। जब आपके मन में कोई भाव आया किसी भी प्रकार से, कोई भी आश्रित या उद्दीपक बन के, तो वो आपका विभाव में आता है। ये 2 बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार, मनोविकार जो है वो क्या कहलाएगा? तो संचारी भाव कहलाएगा। अस्थिर पूछा जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। अगर स्थिर पूछा जाएगा तब क्या हो जाएगा? तब आपका हो जाएगा स्थायी भाव, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है अस्थिर, मतलब कुछ देर के लिए आपके चित्त में, आपके मन में जो मनोविकार उत्पन्न होते हैं वो आपके संचारी भाव कहलाते हैं, जो विचार करते रहते हैं। व्याभिचारी भी इनको हम कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और इसकी संख्या कितनी है? तो 33 है। 33 हमारे जो हैं संचारी भाव हैं, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को हम क्या कहते हैं? तो संचारी भाव कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 33 यहाँ पे आपका भरत मुनि ने संचारी भाव की संख्या कितनी मानी है? 33 बताई है। संचारी भाव को व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। और भरत मुनि ने 8 रस की बात की है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसको अभी अभी हमने देखा था, कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 संचारी भाव माने जाते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए इनका एक बहुत ही फेमस जो है कथन भी बताया जाता है। ये पानी में आप ही आप विलीन होने वाले बुलबुले के समान है। ये किसके बारे में बताया गया? संचारी भाव के बारे में भरत मुनि ने कहा है। मतलब कि जैसे अचानक से आपको कोई धक्का दे दे तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है? थोड़ी देर के लिए आपको या तो बहुत तेज़ गुस्सा कुछ आएगा कुछ अचानक से, तो ये क्या हो गया आपका? अचानक से आ गया आपको, तो ये आपका फिर ठीक भी हो जाता है। किसी ने आपको फिर सॉरी वॉरी बोल दिया तो फिर आप ठीक हो जाओगे। तो ये क्या है कि आपको थोड़ी देर के लिए एक भाव आया बहुत ही तीव्र गति से, तो वो आपका क्या कहलाया? पानी के बुलबुले के समान इन्होंने माना है, किसने? भरत मुनि ने। चलते हैं आगे, अमरस क्या है? अमरस क्या है? तो एक संचारी भाव है अमरस, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए श्रृंगार रस से क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है। राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई। देखिए यहाँ पे आपका, अब यहाँ पे श्रृंगार रस पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ से सीधा पता चल रहा है कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। लेकिन देखिए आपको पंक्ति से क्वेश्चन इसी तरह दे दिया जाएगा, तो पढ़ के आपको ये भाव अपने आप में ही लेके आना है, अर्थ को समझते हुए कि कौन सा भाव आपको उससे। देखिए राम यहाँ पे नायक के रूप में दिख रहा है और जानकी यहाँ पे नायिका के रूप में दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए किसी प्रकार का शोक नहीं है यहाँ पे, बल्कि एक तरह से प्रेम का यहाँ पे वर्णन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका श्रृंगार रस है। कई बार आपको पूछा जाता है श्रृंगार रस के अंदर भी 2 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार और एक और होता है संयोग श्रृंगार। तो श्रृंगार आपके 2 रूप में होते हैं, ठीक है। एक होते हैं वियोग और एक होते हैं संयोग, ठीक है। तो 2 रूप में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रेम देखने को मिल रहा है, तो ये संयोग रस के अंदर आ जाएगा, संयोग श्रृंगार रस के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, देखिए आगे यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे पंक्ति दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि कौन सा आपका श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार रस को मानने का सबसे सीधा सरल है कि यहाँ जहाँ पे भी आपको प्रेम या वियोग की बात की जा रही हो वहाँ आपका श्रृंगार रस होता है। गिरता न कभी चेतन तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। तो यहाँ पे आपको कहीं भी ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा, ये भी आपका नहीं होगा। पानी के ये भी आपका नहीं होगा, तो डी ही होगा। डी देख लेते हैं, देखिए पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटेली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही हो जो छुए हो दो हृदय का दान उसको। तो देखिए यहाँ पे एक तरह से नायिका का वर्णन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या है? श्रृंगार रस है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं होती हैं, ये पूछा जा रहा है। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भक्ति यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
भक्ति रस को उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं। हालांकि नाट्य शास्त्र में श्रृंगार रस की परिभाषा में उज्ज्वल रस शब्द का प्रयोग किया गया है तथा अनेक ग्रंथों में श्रृंगार रस का वर्णन मधुर एवं उज्ज्वल रस के रूप में किया जाता है, किंतु आयोग ने इसको भक्ति रस को ही सही माना है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माधुर्य गुण किस में होता है? श्रृंगार में होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ आप देख लीजिए, माधुर्य गुण श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति होता है। और श्रृंगार रस का आलंबन यानी विभाग कौन होता है? नायक और नायिका। तथा उद्दीपन कौन होता है? कुछ भी हो सकता है। उद्दीपन मतलब विभाव कौन हो सकता है? कोई भी कारण हो सकता है। आलंबन का सौंदर्य, प्रकृति, रमणीक, उपवन, किसी भी प्रकार का कोई परिस्थिति आपका इसके अंदर आ जाएगा। आगे चलते हैं। जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ रस की दृष्टि में कौन सा श्रृंगार होता है? तो कौन सा हो जाएगा? संयोग हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? तो श्रृंगार रस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे श्रृंगार रस को कैटेगराइज नहीं किया गया है। तो संयोग और वियोग दोनों ही आपका श्रृंगार रस के अंदर आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो बिल्कुल श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है। और ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसकी गंभीरता आप समझ सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निस्दिन बरसत नैन हमारे। निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस का वर्णन है? तो देखिए यहाँ पे आपका नैन बरस रहा है मतलब रो रहा है, यानी कि रोने वाली चीज़ आपके देखिए श्रृंगार के अंदर तो आ रही है, लेकिन श्रृंगार के अंदर भी ये कहाँ आ जाएगा? वियोग श्रृंगार आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर वियोग श्रृंगार दिया होता तो हम वियोग श्रृंगार को ही लगाते, लेकिन सिर्फ श्रृंगार दिया है तो श्रृंगार के अंदर ही हमारे दोनों आ जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लगाएंगे श्रृंगार। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पे भी आपका नायक नायिका का देखने को मिल रहा है और यहाँ भी आपका श्रृंगार हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस रस को सभी रसों का अधिपति कहा जाता है? तो अगेन इसका आंसर आपका हो जाएगा श्रृंगार रस। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रृंगार रस को रसपति या रसराज भी कहा जाता है। आगे देखिए यहाँ पे, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भऊ हंसे देन करे नटी जाए। तो यहाँ पे देखिए नायक और नायिका के प्रेम वर्णन का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि कैसे दोनों आपस में यहाँ पे अटखेलियाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा? श्रृंगार हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हा रघुबीर देव रघुराया, कहीं अपराध बिसार हुदाया। यहाँ पे इस पद में बताना है कौन सा आपका श्रृंगार है। तो देखिए यहाँ रघुबीर, यहाँ पे आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा पढ़ के कि यहाँ पे वियोग की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार हो जाएगा। इस तरह का जब आप लगाते हैं तो आप ये अपनी शोक को दर्शाने के लिए इस तरह के वर्णन करते हैं। चलते हैं आगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ पे देखिए जब जो है यहाँ पे वियोग जब हो जाता है राम और सीता के बीच में, तो जब राम जो खोज रहे हैं हर जगह सीता को, पर्वत वन पहाड़ सबसे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हर पशु पक्षी से पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? वियोग है। तो वियोग श्रृंगार रस यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विभत्स का विरोधी कौन सा है? तो विभत्स का विरोधी, विभत्स क्या होता है? जो घृणा वाला चीज़ आपको देखने को मिलता है जहाँ पे, वहाँ आपका विभत्स रस हो जाएगा। विभत्स रस को देखिए हम एक बार में समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए युद्ध का कोई दृश्य है जहाँ पे हर तरफ खून ही खून हो, देखने में कैसा लगेगा आपको? एक घृणा आपको देखने, घृणा का भाव आपके अंदर आएगा, तो उसे ही हम विभत्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विभत्स का विरोधी कौन है? तो श्रृंगार है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अखिया हरिदर्शन की भूखी, कैसे करे रूप रस रांची, ए बतियाँ सूनी रूखी। यहाँ पे देखिए दर्शन को भूखी है, हरिदर्शन को अखियाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी वियोग हो रहा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे हम चल रहे हैं हास्य पे। हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास होता है। तो बी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
हंसना, हास्य का हंसना। अब यहाँ पे आप एक बार सबको फिर से देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से ये याद रहे। श्रृंगार रस का अगर पूछा जाए अस्थाई भाव क्या होता है तो रति होता है। हास्य का क्या होता है, हास होता है। रौद्र का क्या होता है, क्रोध होता है। करुण का शोक। वीर का उत्साह होता है। वीर में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। वीर रस का उत्साह होता है। अद्भुत का आश्चर्य होता है। विभत्स का जुगुप्सा या घृणा होता है। ठीक है। भयानक रस का भय होता है और शांत रस का निर्वेद होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताना है करुण रस के देवता इनमें से कौन है। तो करुण रस के देवता कौन होंगे, यम होंगे यहाँ पे आपको। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। श्रृंगार रस के देवता कौन हो जाते, तो कामदेव। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करुणा करिनिधि करुणानिधि रोए। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या है यहाँ पे, तो करुण यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सुदामा की दीन दशा को देखकर जो श्री कृष्ण है वो रोने लगते हैं। तो यहाँ पे करुण रस का वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दी गई पंक्तियों में बताना है रस कौन सा है। प्रिय व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख में जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। तो यहाँ पे भी आपको देखिए क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको देखिए ज़्यादातर जो है यहाँ पे रोने की शोक की यहाँ पे भाव देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह या इच्छित वस्तु की अप्राप्ति से उत्पन्न होने वाला जो शोक होता है उसका आदि भाव से मिश्रित को रस करुण कहते हैं, करुण रस कहते हैं। अर्थात शोक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है और यहाँ पे करुण रस आपका सही है। चलिए रौद्र रस की तरफ बढ़ रहे हैं। रौद्र रस का बताना है अस्थाई भाव क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, भय होगा, क्रोध होगा, रति होगा या शोक होगा। तो क्रोध हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्राकृत पैंगलम के छंद में किस रस से संबंधित है ये बताना है। प्राकृत पैंगलम जो यहाँ पे जो रचना है, जो छंद है, सॉरी यहाँ पे छंद है, वो किस रस से संबंधित है, तो वीर रस से संबंधित है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, हे खेल क्षत्रिय बालकों का व्योह वेधन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सुखे हे हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यमराज से भी लड़ने को मैं हमेशा तत्पर हूँ। यहाँ पे वीरता दिखाई जा रही है। तो वीर रस यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। वीर रस में इनमें से कौन सा गुण प्रधान होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको काव्य गुण पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। वीर रस में क्या हो जाएगा, ओज। ओज आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलते हैं आगे। आगे नदियां हैं बड़ी अपार, आगे नदियां हैं बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ये जो पूरी पंक्ति है इसमें बताना है कौन सा रस है, तो वीर रस है इसमें। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है, ध्यान रखेंगे। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है, यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है। तो कुरुक्षेत्र में क्या होगा, वीर रस देखने को मिला। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। तो यहाँ पे देखिए आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा है वीर रस यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो यहाँ पे भी आपका क्या है, वीर रस देखने को मिल रहा है। तो पढ़ते ही आपको भाव अपने आप समझ में आने लगेगा। चमक उठी संसद तावन में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम विभत्स को समझेंगे अच्छे से। रिपु आंतन की कुंडली करी योगिनी जोगनी चबात, चिबही के पागी मनो जुबही जलेबी भात।
तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुंडली और जोगनी की बात की जा रही है कि इस तरह से शत्रुओं को चबा जा रही है अपने दांतों से, इस तरह का वर्णन किया गया है कि सुनते ही आपके अंदर एक घृणा का भाव आता है और विभत्स यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक, चलते हैं आगे। जुगुप्सा का स्थायी भाव पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या होता है, तो जुगुप्सा यानी यहाँ पे विभत्स आपका सही हो जाएगा। जुगुप्सा पूछे या घृणा पूछे, दोनों में आपका विभत्स ही आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, जाता मज्जा मांस रुचिर लखी परत बघारे, जित जित छिट है हाड़ से तु कहूँ कहूँ रतनारे। अब इसमें देखिए आपका वर्णन किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ आपकी आंखें जाए वहाँ वहाँ तक मांस हर तरफ फैला हुआ है, छिटके पड़े हुए हैं खून के सब तरफ। तो इस तरह का वर्णन आपको किस तरह का अनुभव दे रहा है, किस तरह की भावना आपके अंदर आ रही है, तो क्या आ रही है, विभत्स की भावना आ रही है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, घृणा के भाव आए जहाँ पे वहाँ विभत्स हो जाएगा। आगे चलते यहाँ देख लेते हैं, कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो अद्भुत रस यहाँ पे बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संचार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। तो यहाँ पे क्या है, अद्भुत रस का भाव, अद्भुत भाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अद्भुत रस के देवता किन्हें माना जाता है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, अद्भुत रस का देवता गंधर्व, शिव, विष्णु या काम। तो यहाँ पे गंधर्व सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विस्मय का स्थायी भाव बताना है। विस्मय मतलब आश्चर्य, आश्चर्य मतलब अद्भुत, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। भारतीय वृत्ति का संबंध बताना है किस रस से है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अद्भुत रस से, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, भारती, कौशिकी, सात्वी और आर्यभट्टी, ये 4 प्रकार की वृत्तियाँ आपकी होती हैं। भारतीय वृत्ति यहाँ पे पूछा जा रहा था। केशव कहीं न जाए का कहिए देखव, तब रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए। तो यहाँ पे बताना है कौन सा रस है, अद्भुत रस है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब लो नसानी अब ना नसे हों, अब लो नसानी अब ना नसे हो, इसमें कौन सा रस है, तो इसमें शांत रस है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे बताना है, कबहुक हो यहीं रहनी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते, संत सुभाग गहेगो, जथा लाभ संतोष सदा काहो, कछु न चहोगो। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे श्रीनाथ की कृपा चाहिए, मैं उसी में संत के साथ में रहना चाहता हूँ, किसी लाभ का, किसी लोभ का मुझे कोई कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरह के भाव आपको किस में देखने को मिलेंगे, शांत भाव, शांत रस यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिए कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है, और भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। शांत रस की बात की जाए तो जब किसी ऐसे काव्यों को पढ़कर मन में असीम शांति एवं दुनिया से मोह भंग होने का भाव प्रकट होता है, वहाँ पे हमारा शांत रस होता है। जैसे कि मेरो मन अनंत सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। तो यहाँ पे आपका कितना शांत वाला भाव देखने को मिल रहा है। शांत रस का यहाँ पे पूछा जा रहा है अस्थाई भाव क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। निर्वेद यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, हिंदी साहित्य का 9वां रस किसे माना गया है, हिंदी साहित्य का 9वां रस किसे माना गया है, तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, शांत रस यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उद्भट ने माना था, ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। ठीक है, सभी रस को आप यहाँ पे देख सकते हैं, और 9वां रस शांत रस था, इसको भी ध्यान रखेंगे। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जा छीन में, गर्भ करे क्या इतना। मतलब
मैं हमारा तन क्या है, कागज का पुतला, इसको लेके गर्व क्या करना। तो इस प्रकार की भावना आपको संत और जो संसार से विरक्त होते हैं उस तरह के भाव आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। भयानक रस का स्थायी भाव बताना है। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भक्ति रस का प्रतिष्ठापक आचार्य कौन माने जाते हैं, भक्ति रस। तो भक्ति रस का कौन हो जाएगा यहाँ पे, रूप गोस्वामी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए शांत रस किसने माना था, उद्भट हो जाएंगे, और रूप गोस्वामी हो जाएंगे भक्ति रस। ठीक है, भक्ति रस ध्यान रखेंगे, भक्ति रस। आगे चलते हैं। माधुर्य गुण किस तरह के वर्ण रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं, माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा सा अलग हटके काफ़ी इंपॉर्टेंट, र ल आदि कोमल वर्ण जो होता है, तो उस तरह के वर्ण आपके माधुर्य वर्ण में देखने को मिलते हैं, माधुर्य गुण में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन था यहाँ पे आपका। आगे चलते हैं। निम्नलिखित, इसको एक बार पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा अच्छे से। माधुर्य गुण श्रृंगार शांत रसों में प्रयुक्त होता है, ये तो हमने देखा था। यह अनुस्वार तथा कोमल वर्णों से युक्त होता है। स्पर्शी वर्णों में, जैसे कि स्पर्शी वर्ण कौन से होते हैं हमारे, क से लेके म तक। व्यंजन में हमने पढ़ा था, ट वर्ग के व्यंजनों को छोड़कर सभी वर्ण अंतस्थ वर्ण और र ल आदि कोमल वर्ण का प्रयोग काव्य हमारे मधुर गुण में देखने को मिलता है, सिर्फ ट वर्ग को छोड़ के। ठीक है, ट वर्ग के व्यंजन को छोड़कर सभी वर्ण और अंतस्थ वर्ण कौन से हैं हमारे, य र ल व। ठीक है, य र ल व अंतस्थ वर्ण के र और ल को ही सिर्फ लिया गया है, य और व को नहीं लिया गया है। ठीक है, अंतस्थ वर्ण के र और ल आदि कोमल वर्णों के प्रयोग को हम काव्य माधुर्य गुण के अंदर रखते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रस के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए, व्यंग नहीं आता है, बाकी हास्य, रौद्र और भयानक ये तीनों ही हैं आपके। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताना है, यहाँ से देखते हैं। किलकत कान है घुटरू वनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरिबय धावत, कबहु निरही निरखी हरि आप छाँव को, कर सो पकड़न चाहत, किल की हसत राजत दे दतियाँ, पनि पनिति ही अवगाहत। तो यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण के बचपन के रूप का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका किसके अंदर आ जाएगा, वात्सल्य रस के अंदर आ जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वात्सल्य रस के अंदर आपका आ जाएगा। स्थायी भाव वात्सल्य है, माता पिता अपनी संतान के प्रति जो प्रेम और स्नेह का भाव रखते हैं उसको किस रस के अंदर रखा जाता है, वात्सल्य रस के अंदर रखा जाता है। चलते हैं आगे। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम आश्रय कहते हैं। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आश्रय कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप अलावा भी देख लीजिए। और जबकि जिसे देखकर भाव पैदा होता है उसे हम आलंबन कहते हैं, और प्रकृति, चित्रण, वातावरण इत्यादि भावों से यह तीव्र उद्दीपन उसे हम तीव्र करता है, उसे हम उद्दीपन कहते हैं। चलते हैं आगे। तो हमारा ख़त्म हो गया, आज का पूरा रस का क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। तो यहाँ 78 क्वेश्चन हमने इसका लगभग देखा है। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे और सभी चीज़ों को कवर करेंगे अच्छे से ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको सभी वीडियोज़ आपको अच्छे से सिलसिलेवार तरीके से मिल पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।